नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम इस कार्यक्रम में फिर बात करेंगे लखीमपुर खीरी कांड पर। आखिरकार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा इस कांड में फंसी गया। वो पुलिस को इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि घटना के वक्त वो कहां थे। अब इसके बाद इस कांड में आगे क्या होगा? क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? विपक्ष क्या रुख अख्तियार करेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि एसआईटी के 15 सवालों में मंत्री का बेटा फंस चुका है। 12 घंटे की पूछताछ में आरोपी आशीष ने 13 वीडियो पेश किए, लेकिन लखीमपुर हिंसा के वक्त दंगल में होने की बात नहीं साबित कर सका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष से एसआईटी टीम ने करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। आशीष ने घटनास्थल पर मौजूद न होने का दावा किया। एसआईटी टीम के सामने दंगल कार्यक्रम के 13 वीडियो भी पेश किए गए। हालांकि यह सिद्ध नहीं कर पाया कि घटना के वक्त वो दंगल में मौजूद था। एक वीडियो में दूसरे कपड़े में नजर आने पर यह नहीं बता पाया कि कपड़े कब और क्यों बदले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंगल से करीब 2 घंटे आशीष गायब रहा, जिसका अभी तक वो हिसाब नहीं दे पाया है। टीम के सवाल के आगे आशीष के जवाब पूरी तरह फेल हो गए। वो एक बार भी साबित नहीं कर सका कि घटना के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। उसकी गाड़ी वहां कैसे पहुंची? उसके जैसा दिखने और कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कौन था जो गाड़ी में था? इन सवालों पर आशीष ने चुप्पी साध रखी है और यही चुप्पी अब मंत्री जी के बेटे के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को जोरदार तरीके से घेर रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों का परिचय पहले करा देता हूं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से; शौकत अली साहब, नेता समाजवादी पार्टी से; एस इकबाल अहमद, प्रदेश कन्वीनर हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल शौकत अली जी आपसे है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो तमाम सवाल पूछे गए और उन सवालों का मंत्री जी के बेटे ने जवाब नहीं दे पाया? क्या लगता है क्या कुछ आगे इसमें और हो सकता है? और जिस तरह से हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जा रही, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया, उसके बाद से ऐसा लगा, गिरफ्तारी भी हुई, कि अब कार्रवाई थोड़ी तेजी पकड़ रही है। क्या लगता है आगे क्या कुछ कार्रवाई और हो सकती है? क्या स्थिति बन सकती है? देखिए दिनेश जी, कल तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी और इस बात को लेकर पुरजोर दिया जा रहा था, पूरा समर्थन था कि कोई भी ऐसा कांड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ जिसमें मंत्री जी सम्मिलित या मंत्री जी का बेटा सम्मिलित हो। अब क्योंकि अब जब जांच शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है, आपके मुख से भी मैं सुन पा रहा हूँ कि वो 15 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जो वीडियो दिए थे वो भी सही साबित नहीं कर पाए और ये कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। तो एक बात तो दिनेश जी स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके मंत्री जी और मंत्री जी को बेटे को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो कोशिश नाकाम साबित हो रही। देखिए, मैं शुरू से इस बात को समाजवादी पार्टी कहती चली आ रही कि मंत्री जी की सरपरस्ती पे, भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती पे ये अपराध हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने ये अपराध करवाया, इसको समाजवादी पार्टी शुरू से उठाती चली आ रही। किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, लगातार हम लोग कह रहे थे कि जानबूझकर ये हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं थी, सरकार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। यहां तक ये झूठ भी बोला जा रहा था कि मंत्री जी का बेटा वहां उपस्थित नहीं था। अब तो स्पष्ट हो गया है, हम नहीं कह रहे, जांच एजेंसियां कह रही हैं कि मंत्री जी के बेटे वहां थे, उसमें शामिल थे, तमाम साक्ष्य सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हत्याएं हुई हैं। बिल्कुल, चलिए, और इसको लेकर के जांच भी की जा रही है और ये सवाल जो उठाए थे उसी की बदौलत स्थिति ये बन पाई कि सरकार भी दबाव में आई, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। इकबाल अहमद जी हमारे साथ बने हुए हैं। इकबाल जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो के बाद से लगातार ये वीडियो की पूरी राजनीति गरमाई और इस लगातार फिर कई एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए और इन वीडियो के बाद फिर माहौल बना और विपक्ष पूरा एकजुट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब स्थिति ये आई है कि मंत्री जी के बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनसे सवाल जवाब लगातार जारी हैं। लेकिन जहां तक अभी तक जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवालों से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब आगे क्या लगता है और अगर स्थिति सही रहती है, सही तरीके से कार्रवाई होती है और या नहीं होती है, तो कांग्रेस का क्या रुख होने वाला है?
इकबाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज बता जी, जिस तरह से पूरा मामला गरमाया, सरकार को लेकर के तमाम आरोप लगाए गए, मंत्री जी पर भी तमाम आरोप लगाए गए और खास करके ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वो अपने बलबूते पर इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और मंत्री जी के बेटे को बचाना चाहती है। लेकिन जो तमाम सबूतों की बात मंत्री जी ने भी कर की कि सबूतों के साथ उनके बेटे को पेश किया जाएगा, सबूतों के साथ बेटे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो सबूत दिखाए गए उससे पुलिस प्रशासन संतुष्ट नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी पूरी पार्टी और सरकार मंत्री के बेटे को बचाने में लगी हुई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, जैसा वो कह रहे थे, आप देखे होंगे पहले दिन से ही सरकार और सरकार के प्रतिनिधि वहां जाने के बाद से ही ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये किसी भाई भतीजेवाद की सरकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक घटना होती है और उस घटना में केवल सब लोग एक तरफ जा रहे हैं कि भाई घटना जिसके नाते हो रही है, एक व्यक्ति गाड़ी चढ़ाया और भीड़ ने उसको मार दिया, उसके बाद से विजुअल आने लगे, सरकार ने नंबर जारी किया कि अगर जिसके पास ओरिजिनल साक्ष्य हो वो प्रस्तुत करे, और पुलिस पहले दिन से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे रिपोर्ट आता गया, उन मंत्री के बेटे को बुलाया गया और पहले दिन से हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताए थे कि कोई भी हो हमारे यहाँ, चाहे मंत्री हो, मंत्री का बेटा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, हमारी सरकार में बख्शा नहीं जाता। पीछे 4.5 साल के कार्यकाल को भी आप देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें फला से कनेक्शन है, चाचा से कनेक्शन है, दादा से कनेक्शन है, मुख्यमंत्री जी के जानने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बचाया जाए। हमारे यहाँ बहुत पारदर्शिता से सरकार चलाई जाती है और जो दोषी होते हैं उनको दंड मिलता है। अब दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूँ, वहां एक घटना घटती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां आ रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 दिन से जो घटना है उस पर एक शब्द नहीं बोले। राजस्थान में क्या हुआ है सारे लोग जानते हैं, वहां दलितों के साथ मारपीट हुआ है, अत्याचार हुआ है, एक शब्द उस पर नहीं बोलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पे आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पे ना प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं, न भूपेश बघेल कुछ बोलते हैं, न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, न पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। ये क्या कहा जाएगा? ये घिनौनी राजनीति है कि नहीं? अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद जवाबदेही सरकार की तय होती है और सरकार के मंशा पे सवाल उठता है। लेकिन आप देखे होंगे डे 1 से, पहले दिन से सरकार कह रही है जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। अगर दोष सिद्ध होगा वो गिरफ्तार होगा, चाहे कोई भी हो, मंत्री का लड़का हो या कोई भी हो। लेकिन इन लोगों को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति करने के अलावा कुछ है नहीं। मैं पूछता हूँ, 4.5 साल में कांग्रेस ने क्या जमीन तैयार किया है? आप किसानों के कंधे पे बंदूक रख के दूसरे की फसल काटने के लिए आतुर हैं। चलिए, कम से कम आप उनको किसान तो मान रहे हैं। अभी तक तो बीजेपी उनको किसान नहीं मान रही थी। राजस्थान पे एक तब अभी तक तो बीजेपी किसान ही नहीं मान रही थी उनको। 2 तरह का कानून चलेगा। अगर राजस्थान में एक दलित परिवार के साथ इस तरह अन्याय होता है तो उस समय आप मूक दर्शक बने रहते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, क्या आपको टेलीविजन या किसी भी माध्यम से जानकारी नहीं हुई? आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यहाँ जानते हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को बख्शती नहीं है, लेकिन आप वहां राजनीति करने चले आते हैं। मैं इस तरह के तुच्छ राजनीति की कई शब्दों में निंदा करता हूँ। चलिए, शौकत साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग चलिए अब किसान मान रहे हैं, यही अच्छी बात है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कल तक ये कहती थी कि मतलब इसी भारतीय जनता पार्टी ने बेगुनाहों को भी जेल में डाला। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज बता दूं कि दिनेश जी, खुशी दुबे जी का कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो अभी भी सजा काट रहे हैं। और मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा काम करते देखा, आज तक कभी उत्तर प्रदेश या देश में नहीं देखा, जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत हो उसको सम्मन भेजा गया।
कानून में ऐसा मैंने आज तक पहली बार देखा है कि भारत में कहीं मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी ने 302 का कोई मुलजिम हो उसको जो है सम्मन भेजा गया हो। पहली बार भारत में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नई चीज देखने को मिली। एक महिला जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, उसको आप जेल में डालते हैं, 9-9 महीने सजा, 11-11 महीने सजा कटवाते हैं, 2-2 साल तक सजा काट रही हो महिला। और एक अपराधी जिसने 8-8 लोगों की हत्या की हो उसको आप सम्मन भेजने का काम करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपराधियों के साथ, हमेशा इनका काम रहा कि जैसे कोई अपराध हुआ और अपराधियों के घर मिलने पहुंच जाते थे, अपराधियों को बचाने का काम करते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई तब से लेकर दिनेश जी उठाकर देख लीजिए, हमेशा इनका रहा है कि इनका मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, जितने भी लोग थे, इनके सरकार के लोग, जिम्मेदार लोग, वो अपराधियों से मिलने पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, उन्नाव में घटना हुई, अपराधी से मिलने पहुंच गए जेल। हाथरस में घटना हुई, अपराधी से मिलने पहुंच गए जेल। बुलंदशहर में घटना हुई तो अपराधी को पदाधिकारी बनाकर उसे सम्मान देने का काम किया, अपराधियों को सम्मान दे रहे हैं ये लोग। तीसरी घटना मैं आपको बता देना चाहता हूं, बलिया में हुई, फिर अपराधियों को सम्मान देने पहुंच गया, अपराधियों को बचाने पड़े। चौथी घटना की बात देखिए, दुर्भाग्य तो तब हो गया, विडंबना तो तब हो गई, इनके मुख से एक शब्द उनके लिए संवेदना का नहीं निकला जो इनकी पार्टी में था, जो इनका कार्यकर्ता था, इनके लिए बूथ पर लड़ाई लड़ता था। दुर्भाग्य की बात यह दिनेश जी की उनके घर भी मिलने नहीं गए, विपक्ष पे जो है दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। अरे महाराज, अगर विपक्ष ने दबाव ना बनाया होता तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं दिनेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग गिरफ्तार नहीं करवाते। ये तो दबाव था विपक्ष का, ये आप लोगों का सहयोग था, मीडिया का सहयोग था, सबका सहयोग था, तब भारतीय जनता पार्टी झुकी है, उनकी सरकार झुकी है, तब जाके गिरफ्तारी हुई है। वरना आप बताइए दिनेश जी, भारत में कभी ऐसा हुआ है किसी को सम्मन भेजा गया हो 302 के मुकदमे में? सोशल मीडिया पे दिनेश जी एक पोस्ट कोई लड़का डाल देता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको जेल भेजने का काम करते थे। यही वो भारतीय जनता पार्टी है कि कपड़े देख कर पहचान लेती थी, आज पहचान नहीं पा रही अपराधियों। इकबाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? इकबाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, मुझे बता। जी इकबाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, बहुत बड़े स्तर पर इस पूरे मुद्दे को उठाया, प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे पर लगातार आक्रामक बनी रही, लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा आरोप यह है कि जब सरकार काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इस पूरे मुद्दे का कांग्रेस राजनीतिकरण क्यों कर रही है? अगर कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी अगर सामने ना आई होती आज, तो आज शायद वो गिरफ्तारी भी ना हुई होती और आने वाले कल को लोग किसानों को कुछ और बना दिए होते, क्योंकि वो पूरे माहौल बना रखा था इन लोगों ने कि किसान ने पहले मारा और किसानों ने तलवार लेके टहला। तो वो सारे ऑडियो जो आए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी 2 बजे रात में भाग के सीतापुर और लखीमपुर खीरी जाने लगी, इन लोगों को लगा कि अब सारी सच्चाइयां सामने आएंगी, और वही हुआ। इसीलिए प्रियंका गांधी को सीतापुर में गिरफ्तार करके रखा गया कि सच्चाई सामने नहीं आई। लेकिन इतना दबाव बनाया और इतना ज्यादा प्रशासन पे दबाव था कि इनको आखिरकार लाना ही लाना पड़ा और कल गिरफ्तार करना पड़ा प्रशासन को। चलिए एसएन सिंह जी, जवाब दे दीजिए दोनों का। देखिए, मैं दोनों लोगों को जवाब दे देता हूँ। समाजवादी पार्टी के भाई को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ इनके कार्यकाल में, और इनके मुख्यमंत्री जी सैफई में बैठ के डांस देख रहे थे। संवेदना थी कि नहीं, ये खुद बता देंगे। बदायूं में 2 महिलाओं के साथ पत्ता बिनने गई थी, रेप होता है, तो इनके मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। इसका जवाब यही दे देंगे। एक पत्रकार जोगिंदर की जो है जिंदा जला के हत्या होती है और वो बयान देता है, बयान दर्ज कराया जाता है, एक मंत्री का नाम आता है, उसमें कुछ नहीं होता है। रामवृक्ष यादव की घटना पूरा प्रदेश देखी थी। मैं कह रहा हूं कि 302 का मुकदमा नहीं था मऊ में। 5 दिन तक मुलायम सिंह की सरकार थी और 5 दिन तक दंगे के बाद तमाम हमारे सुबह यादव भाई, दुधिया भाई सुबह जो दूध लेके जा रहे थे, उनका सरेआम कत्ल हुआ। उस समय इनके लिए 302 नहीं था। मैं ये अब दूसरे की जवाब सुन लीजिए। प्रियंका गांधी के लिए केवल उत्तर प्रदेश राजनीति है? वो जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलती? छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोलती? राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलती है? पश्चिम बंगाल में तमाम हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? आसाम पे क्यों नहीं बोलती? क्योंकि इनके पास कोई जनाधार नहीं है। यहाँ आके अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन प्रदेश की जनता जान रही है कि कौन राजनीति करने आ रहा है
और 4.5 साल में लखनऊ जनता में ने देखी है कि किस तरह से लखनऊ में विकास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सुन आते हैं और लीजिए, एक बार लखीमपुर पे छत पे नहीं बोल पाते हैं, 4 किसानों की हत्या हो जाती है, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते हैं, संवेदना भी नहीं दे पाते अपनी। लखीमपुर पे पहले दिन से ही दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यह एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ये राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं है कि कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। ये राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे विदेशों वाली भाषा बोले। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि न्याय होगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं वहां घटना घटित होती है, उसके बाद जांच करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? सरकार की आती है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तब आप जाते, और अगर आप गए हैं तो आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप गए हैं तो जम्मू कश्मीर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल राजनीति आपको उत्तर प्रदेश में करना है। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपको 20-25 साल पहले ही झाड़ू लगा के हटा दिया, आप स्वतः झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आपको तो जनता ने वहां से जवाब दे के हटा दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जमीन खिसक गई है। आप तो दलित विरोधी हैं। आज जो कार सेवकों पे इन्होंने अत्याचार किया उसकी प्रायश्चित करें। मैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा कि ये अयोध्या जाकर, मथुरा जाकर, काशी जाकर कई महीने वहां बैठ के ध्यान लगाएं, प्रायश्चित करें, तब जाके प्रदेश की जनता माफ करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो किसी परिवार की सरकार नहीं है, वो जनता की सरकार है और जनता के हित के लिए काम कर रही है। कोई एक ऐसा मुद्दा बतला दें जिसमें पीड़ित को न्याय न मिला हो। मैं इनसे पूछता हूं, कोई एक ऐसा मुद्दा बतला दीजिए। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। पहले दिन से सरकार कह रही थी, आप वहां किसके लिए पहुंच गए? आप पहुंच गए वहां पे तो और लोग भी मारे गए। आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, वहां और लोग भी जो मारे गए और जो गरीब ब्राह्मण मारे गए उनके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आप क्यों नहीं उनके बारे में भी कहे? क्योंकि आपको केवल राजनीति करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस समय विकास को पसंद कर रही है। यहाँ की युवा विकास को पसंद कर रहे हैं। अगर गांव का एक ग्रामीण भी है, उसको मुंबई जाना है एहसन सिंह जी, तो वो बस से नहीं, चलिए विपक्ष उन किसानों को लेकर बात। एहसन सिंह जी, 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 विपक्ष किसानों को लेकर बात कर रहे हैं। आपने कहा कि विपक्ष सिर्फ किसानों से मिलने गए, किसानों को लेकर के बात कही। बीजेपी ने किसके लिए, किससे जाकर के मुलाकात की? जब वहां बीजेपी का दल गया, बीजेपी ने जब ये बात कही जा रही थी कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो गई है, 45 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है, तो क्या बीजेपी ने सभी को मुआवजा दिया है? बीजेपी ने पत्रकार को मुआवजा दिया है? बीजेपी ने उन जो ब्राह्मणों को आप बात कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को मुआवजा दिया है? दल क्यों जाएगा? हम ऐसी चीजों पे राजनीति क्यों करेंगे? ये गिद्ध राजनीति जिनको अच्छी लगती है, सरकार गई थी, सरकार गई थी। एहसन सिंह जी, सरकार वहां पहुंची थी, सरकार पहुंची थी, सरकार गई, पार्टियां नहीं गई। सरकार अगर नहीं जाएगी तो आप कहेंगे कि सरकार का कोई नहीं गया। वही मैं कह रहा हूं, सरकार गई थी तो सरकार किस किस को मुआवजा दे के आई? सरकार किस किस को मुआवजा दे के आई वहां पर? क्या सरकार ने सभी को मुआवजा दिया? क्या सरकार ने सभी को मुआवजा दिया? जो ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, क्या ब्राह्मणों को भी मुआवजा दिया? जो ड्राइवर जिसकी हत्या हुई उसको भी मुआवजा दिया? हम तो किसी मुआवजे पे जाते ही नहीं, किसी की मौत का मुआवजे से कुछ भी लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन अगर हम जो है कुछ नहीं करते तो आप कहते हैं नहीं दे रहे हैं। सरकार तो ये करिए, एक मौत का मुआवजे से कोई संबंध नहीं होता है। मैंने तो उनसे सवाल पूछा था कि आपके सरकार में मंत्री के घर पे गुनाहगार आके रहता था, गायत्री प्रजापति किसके घर में रहे? मुख्तार अंसारी को कौन बना दिया? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे सरकार में ऐसा नहीं होता है। पहले दिन से हम लोग कह रहे थे भरोसा हो, मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी अगर गुनाह करेगा वो जेल जाएगा। कानून अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। सौगत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए दिनेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी के बात मान ली जाए कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है और राम राज्य चल रहा है, तो मैं इससे पूछना जरूर चाहूंगा कि कैसा राम राज्य दे दिया उत्तर प्रदेश को आपने महाराज? जिस राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित ना हो, जिस राम राज्य में खुद
उत्तर प्रदेश में महंत सुरक्षित ना हो, और ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को आपने दे दिया जिसमें हर वर्ग परेशान हो। महाराज जी, वही रामराज आपने दे दिया उत्तर प्रदेश में जिसकी राजधानी में ही मानसून की हत्या हो जाए। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सब कुछ रामराज के अनुसार चल रहा है, तो जरा मुझे ये भी बताने का काम करिए कि तमाम उत्तर प्रदेश से जिलों से महिलाएं चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में आत्मदाह कर रही थी। ये कैसा रामराज उत्तर प्रदेश में दे दिया आपने महाराज? ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में हमें, जिसमें महिलाएं सुरक्षित ना हो, न्याय मांगते मांगते लखनऊ आ जाएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी आ जाए और आत्मदाह करने का प्रयास करें, और उत्तर प्रदेश की ही राजधानी में महंत भी सुरक्षित ना हो, दो महंतों की हत्या हो गई। ऐसा रामराज्य तो हमको प्रदेश में नहीं चाहिए महाराज। वो सही था जो रामराज्य नहीं था, कम से कम आदमी सुरक्षा के भाव से काम तो करता था, सुरक्षित महसूस करता था अपने आप को। आज आप कहते हैं कि हम मुआवजा दे रही सरकार, काम करने का काम कर रही। महाराज एक बात बताइए, आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता है, आप किसी से मत मिलिए क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं। आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता था, उस दुर्घटना में मारा गया। मुझे सिर्फ इतना बताने का काम करिए, कितने लोग उसके परिवार से मिलने गए और कितना मुआवजा दे दिया, क्या भरपाई की आपने? इतनी भी आपके अंदर नैतिकता नहीं बची थी कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन एक भी शब्द संवेदना का आपने व्यक्त नहीं किया। और आप कहते हैं कि हम सब कुछ रामराज्य चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सब कुछ चाहे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चला रहे। महाराज, आपके शब्द से आपके मुंह से एक शब्द संवेदना का नहीं निकला। उत्तर प्रदेश का कोई भी नुमाइंदा उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर तक नहीं पहुंचा, और आप कहते हैं रामराज्य चल रहा। महाराज, ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए जिसमें कोई सुध लेने वाला भी ना हो, जिसमें कोई पूछने वाला भी ना हो। तमाम किसानों की जानें चलेगी। कौन भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा एक बार देखने पहुंचा? मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए। और ये लोग इन लोगों की एक बड़ी राजनीति रहती है दिनेश जी, हर बात पे श्रेय लेने का काम करते। अभी जब इनके भारतीय जनता पार्टी चैनलों पे बैठते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता बैठते थे, तो बार बार कहते थे हमने मुआवजा दे दिया, हमने नौकरी दे दी। उसी पे इनको किसान नेता राकेश टिकैत साहब ने जवाब दे दिया। बार बार कहा जाता था, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा हमने जो समझौता किया वो गिरफ्तारी और जांच के नाम पे समझौता किया था कि आप गिरफ्तारी करिए, मंत्री को बर्खास्त करने का काम करिए। लेकिन जब आप बार बार पैसे की बात करेंगे तो राकेश टिकैत साहब ने आपको जवाब देने का काम किया था। इससे ज्यादा दिनेश जी बेइज्जती और सरकार की कुछ नहीं होगी। यहां तक कह दिया था कि आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, हम आपके पैसे आपके मुंह पे फेंकते हैं, नहीं चाहिए ऐसे पैसे। जान लेने के बाद आप किसी की पैसे से भरपाई नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्य था देश का कि इतनी बेइज्जती, इतनी शर्मसार सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में कभी स्थापित नहीं हुई। कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसने किसानों की हत्या करने के बाद पैसा देने का काम किया और कहा हो पूरे समाज में खड़े होकर कि हमने आपको पैसा दे दिया, अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे महाराज, जिसके परिवार का एक जवान लड़का गया हो, जिसके परिवार का मुखिया खोया हो, वो आपके पैसे से भरपाई नहीं हो सकती। इसीलिए किसान नेता ने आपको तमाचा मार के जवाब देने का काम किया था कि अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं आपके पैसे फेंकने का काम करता हूं। लेकिन निष्पक्ष न्याय करिएगा, गिरफ्तारी करिएगा, मंत्री को बर्खास्त करने का क्या किया आपने? उत्तर प्रदेश में संबंध भेजने का काम किया, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बचाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले उत्तर प्रदेश की जनता को। एक वो चेहरा जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए उसको जेल में डालने का काम करती थी, और यही वो भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश में हत्यारों को सम्मान देने का काम कर रही थी। चलिए इकबाल जी, एक कमेंट आपका और। इकबाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। अब क्या, किस तरह से अब आगे की स्थितियां बनेंगी? जिस तरह से अभी तक जो काम चल रहा है लगातार, जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में साफ नहीं हो पा रहा है। अब इन्होंने जो बीजेपी के भाई हमारे बैठे हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन काल में कानून अपना काम करता है। कानून यही काम करता है कि 5 दिन हो गए थे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। जब विपक्ष पे दबाव बना, मैं आपसे राजस्थान पे भी पूछा हूँ, मैं आपसे जम्मू कश्मीर पे भी पूछा हूँ, उस पे ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। केवल जो कुछ भी हो रहा है केवल उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति दिखाई दे रही है। मैं तो आपसे सवाल पूछा दोनों लोगों से, आपने जम्मू कश्मीर के बारे में एक बार भी नहीं बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जम्मू कश्मीर पे एक बार भी नहीं कहा क्योंकि इनका वोट कट जाएगा। पहले सुनिए, पहले मेरी बात आपने 2 बार पूछ चुका, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आप केवल सवाल पूछने के लिए हैं, जनता सवाल पूछेगी और जनता को हम जवाब दे रहे हैं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है पुलिस द्वारा, और आज तक पुलिस के एक भी नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। क्या आपके समय में बीजेपी के लोग लाखों सिख भाइयों की हत्या कर दी जाती है, उस पर कितने आंसू बहाए हैं आप? चलिए
सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लगातार लखीमपुर कांड का मामला उठाया गया, उस मामले में अब एक नया पेच फंस गया है, जहां मंत्री जी के बेटे से जिस तरह से जो बात कही जा रही थी कि वो सबूत लेकर के पेश होंगे, और उनसे जब बातचीत की गई, उनसे जब सवाल पूछे गए तो सही जवाब नहीं दे पाए और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब देखना ये होगा कि जो जिस तरह से पूछताछ और जांच चल रही है उसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है, कौन इसमें बड़ा दोषी बनकर आएगा सामने, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।